आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। फैजाबाद जिले के गौरा घाट स्टेशन पर हमेशा दुर्गेश नाम का ऑटो ड्राइवर अपनी ऑटो लेकर खड़ा रहता था। जो भी सवारी आती थी उसे वो बैठाकर उसके घर छोड़ता था और अच्छा खासा पैसा कमाता था। एक दिन की बात है कि उस दिन जोर जोर से बारिश हो रहे थे और रह रह कर बिजली चमक रहे थे। रात के समय साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो वापस अपने घर आने को सोच रहा था क्योंकि इस बारिश में किसी भी सवारी का मिलना जैसे नामुमकिन सा था। उसे याद आया कि 1 घंटे बाद एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है और वो फिर से वहीं रुक गया इस आस में कि हो सकता है उस ट्रेन से उसे कोई सवारी मिल जाए। इतने में ही और घना अंधेरा छा गया। अंधेरा इतना कि जैसे हाथ को हाथ दिखाना भी मुश्किल हो। इतने में ही ट्रेन आ गई और बिजली रह रह कर चमक रहे थे। तभी ट्रेन में से एक सुंदर सी लड़की बाहर निकली जिसकी उम्र करीब 19 या 20 साल रही होगी। उसके कंधे पर बैग और हाथों में सूटकेस था, जैसे शहर से आ रही हो। और वो सीधे उस ऑटो ड्राइवर की तरफ आकर रुकी और बोली, मुझे रामपुर जाना है, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे? तो इस पर दुर्गेश बोला, मेम साहब, अगर अभी इस वक्त चलूँगा तो देखो 500 रुपया लूँगा, क्योंकि रामपुर यहाँ से काफ़ी दूर है, और अगर सुबह चलोगी तो 200 में ही चलूँगा। लड़की ने बोला, आप 500 ले लेना, लेकिन मुझे अभी घर पहुँचा दो। दुर्गेश ने ठीक है कहा, पहले 500 निकालो फिर लेकर चलूँगा मेम साहब। तो इस पर उस लड़की ने कहा, देखिए अभी तो मेरे पास सिर्फ 300 ही है, इसलिए तो कह रही हूँ कि घर पहुँचा दो, वहाँ से मैं आपको 200 दे दूँगी। दुर्गेश ने अपना सिर हिलाकर ठीक है कहा और फिर ऑटो चल पड़ी। वो लड़की पीछे चुपचाप बैठी हुई थी और दुर्गेश भी चुपचाप ऑटो चलाए जा रहा था। रामपुर स्टेशन से काफ़ी दूर था तो वहाँ पहुँचने में अभी समय लगने वाला था। दुर्गेश तेजी से ऑटो को भगाए जा रहा था। रास्ते पर दूर दूर तक उसकी ऑटो के अलावा और कोई भी गाड़ी नज़र नहीं आ रहे थे। तभी दुर्गेश ने बात करने के इरादे से उस लड़की से पूछा, आप इतनी रात गए कहाँ से आ रही थी मेम साहब? तो इस पर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। दुर्गेश को लगा कि शायद वो बात नहीं करना चाहती, इसलिए दुर्गेश ने भी फिर कुछ नहीं कहा और चुपचाप ऑटो चलाने लगा। कुछ देर बाद दुर्गेश रामपुर पहुंचा और फिर उस लड़की के बताए एड्रेस पर रुका। ऑटो रुकी और वो लड़की ऑटो से उतरकर घर के अंदर की ओर जाने लगी। तभी दुर्गेश ने उस लड़की को कहा, मेम साहब ज़रा जल्दी कीजिएगा, मौसम ख़राब हो रहा है। ये सुनकर भी ना तो वो लड़की रुकी और ना ही कोई जवाब दिया। वो सीधे चलते चलते घर के अंदर चली गई। अब उसे अंदर गए हुए करीब आधा घंटा बीत चुका था, मगर वो अंदर से बाहर नहीं निकली थी, ना ही उसका कोई अता पता चल रहा था। दुर्गेश ने सोचा कि अब काफ़ी देर हो गई है, उसे अंदर जाकर किराया मांग लेना चाहिए। रात के करीब अब 3 बज चुके थे जब उसने घर के दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ी माता अपनी आंखों को मलते हुए दरवाज़ा खोली। उन्होंने दुर्गेश को देखते ही पूछा, जी आप कौन? इतनी रात को यहाँ पर, और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ क्यों मार रहे हो? इस पर दुर्गेश ने बोला, वो मेम साहब आई थी, उन्होंने पूरा किराया नहीं दिया, इसलिए मैं अंदर आ गया और काफ़ी देर भी हो रही है। तो इस पर माता जी ने कहा,
क्या? कौन सी मेम साहब? यहाँ पर तो सिर्फ मैं और मेरे पति रहते हैं, यहाँ कोई मेम साहब नहीं रहती। कुछ बरस पहले मेरी बेटी रहती थी, वो अब नहीं रही। माताजी अभी इतना कह ही रहे थे कि तभी दुर्गेश की नज़र वहीं पास ही के सामने की दीवार पर पड़ी। उस दीवार पर उसी लड़की की फोटो टंगी हुई थी जिसे दुर्गेश अभी थोड़ी देर पहले यहाँ लेकर आया था। और हैरानी की बात तो ये थी कि उस लड़की के फोटो के ऊपर फूलों की माला टंगी हुई थी। तभी दुर्गेश ने फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो यही थी वो मेम साहब, मैं इन्हें ही लेकर आया था। दुर्गेश की बात सुन उन माताजी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, इसको मरे कई साल हो गए, यही तो मेरी बेटी थी। ये सुनकर तो दुर्गेश के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। दुर्गेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। क्या वो अभी अभी एक आत्मा को लेकर आया या फिर कुछ और? दुर्गेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो भागते भागते अपनी ऑटो के पास आया और फिर अपनी ऑटो लेकर वहां से चल पड़ा अपने घर की ओर। रास्ते पर वो यही सोचता रहा कि आखिर वो लड़की थी कौन। अगर वो आत्मा थी तो फिर उसने मुझे ही क्यों चुना उसके घर तक छोड़ने को, और फिर वो ट्रेन से उतरकर अपने घर क्यों जा रहे थे। इन सवालों के जवाब दुर्गेश को कभी भी मिल नहीं पा रहे थे। दुर्गेश अभी अपनी ऑटो लेकर तेजी से घर की ओर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसने रियर व्यू मिरर में पीछे की तरफ देखा तो पीछे का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उसके पीछे वही लड़की बैठी हुई थी जिसे थोड़ी देर पहले दुर्गेश ने घर छोड़ा था। अब तो दुर्गेश की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की वापस से उसकी ऑटो रिक्शा में कैसे आ गई। वो रियर व्यू मिरर में कभी देखता तो कभी सामने रोड पर अपनी ऑटो संभालता। इसी बीच अचानक से डर की वजह से ऑटो पर से उसका नियंत्रण हटा और फिर ऑटो सड़क से नीचे उतरकर एक पेड़ से जा टकराई। अगली सुबह उस रास्ते पर बहुत ज़्यादा भीड़ जमी हुई थी। पुलिस भी वहाँ पर आए हुए थे। दुर्गेश की ऑटो सड़क से नीचे उतरकर एक पेड़ से ठुकी हुई थी। सामने का कांच टूटा हुआ और उस कांच के अंदर घुसकर एक लकड़ी दुर्गेश के सिर के आर पार हो चुकी थी। जी हाँ, दुर्गेश मारा जा चुका था और वहीं ऑटो के पिछली सीट पर 100 के 2 नोट रखे हुए थे, यानी 200 रुपए। जल्दी जल्दी साइकिल के पेंडल पर पैर मारने के बाद भी भुवन को देर हो ही गई थी। उधर सूर्य देवता प्रस्थान की तैयारी किए हुए थे। भुवन की आत्मा कांपने लगी। किसी अनिष्ट की आशंका से मन विचलित हो उठा। पत्नी रामदेई और बेटी कुसुम का चेहरा आंखों के सामने थिरकने लगा और भुवन दुगनी तेजी से पेंडल मारता हुआ जल्दी जल्दी उस सुनसान जंगल को पार कर लेना चाहता था। पर अभी 2 कोस और चलने पर जंगल की शुरुआत होगी। भुवन का कलेजा कांपने लगा। रामदेई का बुखार उतर ही नहीं रहा था, सो वेद जी से दवाई लेने गया था और देर होती चली गई। आसपास कोई रिहाइश भी नहीं थी जहाँ रुककर रात गुजार लेता। पर तभी ध्यान आया कि अगर रामदेई को दवाई नहीं मिली तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। जो होगा देखा जाएगा। किस्मत के आगे किसकी चली है। आज तो टॉर्च भी नहीं है। बैटरी ही खत्म कर दी थी कुसुम ने खेल खेल कर। भुवन का दिमाग भन्ना उठा। अब वो जंगल की सुनसान पगडंडी पर तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था
और संकट मोचन का नाम लेते हुए बस चला जा रहा था। अचानक उसकी धोती पैंडल में फंस गई और साइकिल वहीं रुक गई। वो परेशान हो उठा, पर ठीक उसी समय साइकिल के कैरियर पर कोई धम्म से गिरा। डर के मारे भुवन ने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसका गला सूखने लगा और हलक में जैसे कांटे उगाए। थूक भी नहीं निकला जा रहा था और बेतहाशा पसीना निकलकर उसका कुर्ता भिगोए जा रहा था। तभी अचानक साइकिल की कैरियर हल्का लगने लगा और एक बंदर उछलता कूदता पास के पेड़ पर चढ़ गया। भुवन को हंसी आ गई। एक बंदर से इतना डर। उसने माथे पर हाथ मारा और पैंडल में फंसी अपनी धोती को निकाल कर चल दिया। अमावस की काली रात, सुनसान अंधेरी पगडंडी और बिना ग्रीस की साइकिल की चरमराहट वैसे ही बहुत ही डरावनी लग रहे थे। अचानक भुवन को अपने पीछे सूखे पत्तों पर कुछ कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कुछ लोग पीछे चल रहे हों। पर भुवन ने सुन रखा था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, सो वो माथे पर चुहचुहाए पसीने को कुर्ते की आस्तीन से पोंछते हुए अपनी गति बढ़ाकर आगे बढ़ने लगा। पर पुरानी साइकिल ज्यादा साथ नहीं दे पा रहे थे। तभी उसे पीछे से एक मधुर आवाज सुनाई दी, भाई साहब रुकिए। पर भुवन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और चलता रहा। आवाज फिर से आई, भाई साहब रुकिए, मेरी मदद कीजिए। मैं जंगल में फंस गई हूँ और मेरे पति बीमार है। हमें आपकी मदद चाहिए। भुवन और तेजी से साइकिल चलाने लगा, पर तभी कुछ पत्थर खड़खड़ाते हुए लुढ़क कर भुवन की साइकिल के सामने आ गए। भुवन ने जल्दी से ब्रेक लगाकर साइकिल संभाली। बिना पत्थर हटाए साइकिल निकल नहीं सकती थी, सो उसने उतरकर साइकिल उठा ली और जब तक वो पत्थर लांघ कर निकल पाता तब तक एक बंजारे का जोड़ा उसके सामने आ खड़ा हुआ। दोनों की उम्र 35 से 40 साल के आसपास की थी। औरत ने सर पर एक टोकरी रख रखे थे। गोद में करीब 8 महीने का मैला कुचैला बच्चा था। उसने एक 5-6 साल की बच्ची का हाथ पकड़ रखा था और अपना आधा चेहरा घूंघट में छिपा रखा था, पर उसकी कमर पर गोदने से खुदाया हुआ सितारे का निशान साफ दिख रहा था। उस औरत ने आगे बढ़कर कहा, भाई साहब हमारी मदद करो, मेरे पति बीमार हैं और चल नहीं सकते। उन्हें साइकिल पर बिठा लो, थोड़ी दूरी हमारा घर है, वहाँ पर हमारी माँ रहती है। आप बस हमें वहाँ तक पहुँचा दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। भुवन सोच में पड़ गया। उसने उसके पति की तरफ देखा। उसने अपने सर पर राजस्थानी पगड़ी बांध रखे थे और एक डंडे के सहारे चल पा रहा था। भुवन ने बड़ी अजीजी से उन्हें देखा और लाचारी से पूछा, कितना दूर है आपका घर? मेरी पत्नी भी बीमार है और मुझे जल्दी घर पहुंचना है। भाई साहब बस थोड़ी ही दूर रहते हैं हम लोग, आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। उस औरत ने विनती करते हुए कहा तो भुवन मना नहीं कर सका और उसके पति को साइकिल के कैरियर पर बैठने का इशारा किया। उसके बैठते ही ऐसा लगा जैसे कोई 100 किलो का वजन आ गया हो साइकिल पर। वो बड़ी मुश्किल से साइकिल खींच पा रहा था और जब वो साइकिल नहीं खींच सका तो उतरकर पैदल ही साइकिल खींचने लगा। उसकी बेटी भी नहीं चल पा रहे थे, तो भुवन ने उस बंजारन की विनती पर उसकी बेटी को भी साइकिल के अगले डंडे पर बैठा लिया और फिर उसे लगा कि जैसे फिर से बहुत सारा वज़न साइकिल के डंडे पर आ गया हो। बस थोड़ी ही दूर है हमारा घर, वो औरत इतना बोले जा रहे थे तो भुवन सिर हिलाकर रह गया। अचानक पगडंडी के एक तरफ घने जंगल में उसे रोशनी दिखाई दी तो बंजारन ने खुश होकर कहा, भाई साहब वो मेरी माँ खड़ी है,
बस आप उधर ही मोड़ लो। मजबूरन भुवन को साइकिल उस घने जंगल में मोड़नी पड़ी। अचानक उसे ध्यान आया कि वो तो शमशान की तरफ जा रहा है, पर वो कुछ बोल नहीं पाया और चलता रहा। जंगल भी और घना होता जा रहा था और भुवन बहुत डरा हुआ था। शमशान सचमुच बिल्कुल पास था और वो रोशनी शमशान के बाद दिख रहे थे। वहां तक पहुंचने के लिए शमशान के बीच में से होकर गुजरना जाता था। भुवन शमशान के बीच नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो बोला, अब आप लोग यहाँ से खुद ही चले जाओ, मुझे जल्दी घर पहुँचना है और बहुत देर हो गई है, मैं चलता हूँ। तो उस बंजारन ने बच्चे को नीचे बैठाते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। नहीं भाई साहब, ऐसा जुल्म ना करो, बस पास ही में तो है, थोड़ा और कष्ट कर दो भाई साहब। भुवन कुछ नहीं बोल सका। इस बीच ना तो उसके पति ने एक भी शब्द बोला था और ना ही उसकी बेटी ने। भुवन ने अपनी साइकिल शमशान के अंदर वाले रास्ते पर मोड़ दी और चलने लगा। धीरे धीरे चलते हुए वो शमशान के बीचों बीच पहुंच गया और तभी उस औरत की गोद का बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ा। पर उसकी हंसी बच्चों वाली हंसी नहीं थी। उसकी हंसी में हंसने की आवाज़ के साथ रुदन की आवाज़ भी शामिल थे और दोनों आवाज़ें मिलकर बड़ी डरावनी सी लग रहे थे। औरत ने उस बच्चे को चुप कराते हुए कहा, इसे बड़ी भूख लगी है, थोड़ा जल्दी चलिए भाई साहब। पर साइकिल आगे बढ़ ही नहीं रही थी और भुवन बड़ी मुश्किल से उसे खींच पा रहा था। तभी चमगादड़ों के चीखने की आवाज़ आई और एक चमगादड़ चीखता हुआ साइकिल के हैंडल से आ चिपका। ये देखकर तो भुवन की गिग्गी बंद गई। उसने डर से कांपते हुए उस औरत से कहा, देखिए मैं अब और आगे नहीं जा पाऊंगा, यहाँ से आप लोग खुद ही चली जाइए। पर वो औरत फिर गिड़गिड़ाते हुए आगे चलने को कहने लगी। साइकिल के हैंडल पर चपके चमगादड़ को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हैंडल को हाथ भी लगाए। अचानक आगे डंडे पर बैठी उसकी बेटी ने मुड़कर भुवन को देखा। उस बच्ची की आंखें ऐसी थी जैसे पत्थर की हों और फिर उस बच्ची ने चमगादड़ को पकड़कर हैंडल से अलग किया और खड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, तुम चलो, हम आते हैं। भुवन बुरी तरह डर गया क्योंकि वो आवाज भुवन को चाबुक जैसी शार्प लग रही थी और डर से उसकी हड्डियां तक कांपने लगीं। रोशनी अब थोड़ी ही दूर पर दिख रही थी तो वह जल्दी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा था। जल्दबाजी में भुवन के पैर का अंगूठा एक पत्थर से टकराया और खून की धारा बह निकली। पर खून देखते ही बंजारन के गोद का बच्चा फिर से वही भयानक हंसी हंसने लगा और गोद से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखें भुवन के अंगूठे से बहते हुए खून पर ही टिकी थी। उस बंजारन ने मुश्किल से बच्चे को काबू करते हुए कहा, थोड़ा सब्र करो, बस पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ी देर में वो रोशनी वाली जगह पर पहुंच गया और पहुंचते ही वो अवाक रह गया। वहां एक पुराना सा खंडर जैसा दिखने वाला एक बंगलानुमा घर था जिसे देखते ही दहशत होती थी। आसपास बेतरीब झाड़ियां थी और घर की आधी मेहराब गिर चुकी थी और वो रोशनी एक लालटेन की थी जो बंगले के पीछे एक पुराने पीपल के पेड़ की एक डाल से लटकी हुई थी। उसी पीपल के नीचे एक औरत काले कपड़ों में बैठकर विलाप कर रही थी और उसके सामने एक कफन में लिपटी लाश पड़ी थी और वो औरत उस लाश के पास ही बैठकर छाती फूट फूट कर विलाप कर रहे थे। इतना भयानक मंजर भुवन ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था, मगर फिर भी भुवन ने कांपती आवाज में पूछा, ये लाश किसकी है और आप रो क्यों रही हैं? उस औरत ने रोना बंद कर दिया
और उठकर खड़ी हो गई। आप खुद ही देख लो। भुवन ने हिम्मत करके उस लाश के चेहरे पर से कपड़ा हटाया और वो चौंक कर 2 कदम पीछे हट गया। उसके पैर थर थर कांपने लगे। उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी भुवन चौंक कर बोला, ये तो मेरी लाश है, पर मैं तो जिंदा हूं। वो खुद को टटोलते हुए बड़बड़ाया। तभी पीछे से एक साथ आवाज आई, अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। भुवन ने पीछे मुड़कर देखा तो बंजारिन के छोटे बच्चे से लेकर बुढ़िया तक के हाथों में बेलचे थे और वो सब डगमगाते हुए बड़ी तेजी से भुवन की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी लाल आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी और चेहरा जगह जगह से कटा फटा था, जिनसे खून टपक रहा था। भुवन पलटकर भाग पड़ा, पर तभी अचानक चरमराकर पीपल के पेड़ की एक डाल भुवन के सिर पर गिरी और वो एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गया। बेहोश होते हुए उसने देखा कि बंजारिन का परिवार अपने हाथ में बेलचे से उस पर मिट्टी डाल रहा है। उस दिन के बाद भुवन लापता हो गया, पर अब भी रात के अंधेरों में अक्सर साइकिल की खड़खड़ाहट और घंटी की आवाज़ें सुनाई देती है। भुवन अब अक्सर किसी को रात में दवाई की पुड़िया रामदेव को देने की बात कहता हुआ किसी रात के मुसाफिर को ढूंढने निकल पड़ता है और उसे पीपल के नीचे ले आता है। अब उसके साथ बंजारिन का परिवार भी होता है। जंगल की पगडंडी अब भूतिया पगडंडी कहलाती है और रात में कोई उधर से नहीं निकलता। सुना है काफ़ी समय पहले एक ज़मींदार ने यह बंगला बनवाया था और अपने परिवार के साथ उसमें रहता था। राजस्थान से बंजारों का एक परिवार आकर उस बंगले से थोड़ी दूरी पर रहने लगा और सड़क पर करतब दिखाकर और मिट्टी के खिलौने बेचकर अपना गुजारा करता था। अय्याश तबीयत ज़मींदार ने बंजारे के परिवार की बहू को धोखे से बुलाकर उसकी इज्जत लूट ली और जब बंजारे ने पंचायत जोड़े पर उन्हें सारा सच बताने की बात कही तो ज़मींदार ने चोरी का आरोप लगाकर बंगले के पीछे पीपल के पेड़ के नीचे पूरे परिवार को जिंदा ही दफना दिया। उसी के बाद से ये सिलसिला शुरू हो गया और ज़मींदार के परिवार का हर सदस्य बंजारा परिवार के प्रतिशोध का निशाना बनकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे जिंदा दफन हो गया और ये सिलसिला अब तक चल ही रहा है और ना जाने कब तक चलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।